नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि हमने बताया था रक्त परिसंचरण तंत्र में कि पहले रक्त हम देखेंगे, फिर उसका परिसंचरण यानी कैसे-कैसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त पहुँचता है। तो रक्त में हमने लगभग 90% हमने 85 से 90% कवर कर लिया है अब तक। आज हम इसको पूरा कर लेते हैं, फिर हार्ट देखेंगे कैसे-कैसे हमारे हार्ट कार्य करता है, कैसे हमारे शरीर के विभिन्न हिस्सों में रक्त पहुँचता है, ठीक है? तो वो देखेंगे। तो इसके पहले हमने क्लास में क्या देखा, तो इसके पहले क्लास में हमने आरबीसी डब्ल्यूबीसी देख लिया। अब एक और बचा था क्या, रक्त बिंबाणु। क्या बचा था, रक्त प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स बचा था, ठीक है, प्लेटलेट्स, ठीक है। ये प्लेटलेट्स है, या इसी को हमने क्या कहा, इसी को कहा जाता है रक्त बिंबाणु। बिंबाणु दोस्तों, इसका प्लेटलेट्स का एक अन्य नाम है। अन्य नाम में जैसे आरबीसी का अन्य नाम क्या था, एरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट इसका नाम, अन्य नाम है, क्या है, थ्रोम्बोसाइट। इसका भी निर्माण कहाँ होगा, तो एक तथ्यात्मक जानकारी सभी में हमने ले रखा है, तो इसमें भी इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में, ठीक है, अस्थि मज्जा। इसका भी मृत्यु कहाँ होगा, तो प्लीहा या तिल्ली में, ठीक है, स्प्लीन प्लीहा या तिल्ली में। इसका आकार कैसा होता है, आकार इसका जो होता है ये आपका डिस्क के जैसा या प्लेट नुमा कैसा होता है, प्लेट जैसा होता है, प्लेट जैसा होता है इसका आकार। प्लेट जो आप देखते हो तस्तरी, इसलिए इसको प्लेटलेट्स भी बोला गया, ठीक है। इसका जो जीवन काल होता है, जीवन काल ये 3 से 5 दिन होता है। कितना दिन, 3 से 5 दिन इसका जीवन काल। और आरबीसी का 120 दिन, डब्ल्यूबीसी का 7 से 10 दिन होता है, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है, जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य क्या था, ऑक्सीजन का परिवहन कराना। डब्ल्यूबीसी का क्या कार्य था, तो शरीर को रोग प्रतिरोध क्षमता का विस्तार करना, ठीक है ना, ये था। अब इसका कार्य है रक्त का थक्का बनाना, रक्त का थक्का बनाना या ब्लड क्लॉटिंग करना। ब्लड क्लॉटिंग क्या करना, रक्त का थक्का बनाना या ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है। ये रक्त का थक्का बनाना, इसी को तो हमको देखना है आज की क्लास में, ठीक है ना। जो मुख्य कार्य रहता है वही तो हम देखते हैं। जैसे आरबीसी का मुख्य कार्य था ऑक्सीजन का ढोना, तो उसमें तो हम मेन रूप से वही देखे हैं कि कैसे ऑक्सीजन का ढोया जाता है हीमोग्लोबिन के द्वारा, ठीक है। तो उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी में हमने देखा प्रतिरोध क्षमता, तो प्रतिरोध क्षमता का कैसे डेवलप करता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें रक्त का थक्का बनना काम है, तो रक्त का थक्का कैसे बनता है वो देखेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या केंद्रक पाया जाता है, तो इसमें भी आरबीसी के जैसा केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाएगा, कहने का मतलब क्या होगा, इसमें डीएनए पाया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है, ठीक है। ये ना भी आप याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केंद्रक नहीं पाया जाता, ये आप ध्यान रखना। इसका जो रंग होता है वो मटमैला होता है। कैसा होता है, मटमैला या बैंगनी, ठीक है ना, मटमैला या बैंगनी रंग होता है। मतलब आप कहो तो इसका रंग की कुछ वैसा खास जानकारी नहीं है, ठीक है ना। तो ये होता है। इसका भी मृत्यु कहाँ होता है, तो मृत्यु जो होता है प्लीहा में, प्लीहा या स्प्लीन या तिल्ली में, ठीक है। तो ये रहा कुछ तथ्य, ठीक है, इसमें जानकारी के तौर पे किसमें, रक्त प्लेटलेट्स में, कि इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। इसका भी निर्माण जो होता है अस्थि मज्जा में होता है। आकार डिस्क या प्लेट नुमा होता है। जीवन काल 3 से 5 दिन। इसका कार्य रक्त का थक्का बनाना, मतलब रक्त को जमाने का काम करता है, ठीक है ना, रक्त को गाढ़ा बनाता है, ये करता है। ये केंद्रक इसमें नहीं पाया जाता है। ये रंग मटमैला होता है या रंगहीन आप कह सकते हो इसको, ठीक है। अब देखते हैं रक्त का थक्का बनाना जो कार्य होता है वो कैसे होता है। उसके पहले आप समझो कि कुछ वैसा बीमारी जिसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाता है वो देखते हैं, ठीक है। प्लेटलेट्स की, अच्छा एक बात हमने तो मेन तो हमने छोड़ ही दिया, मात्रा इसका कितना होता है। तो प्लेटलेट्स की मात्रा, जैसे उसमें
प्रति MMQ में जो RBC की मात्रा था 45 से 50 लाख था, WC का कितना था 4000 से 9000 था, ठीक है। और इसका आपका प्लेटलेट्स का मात्रा कितना होता है तो 3 से 5 लाख, 3 से 5 लाख प्रति MMQ, ठीक है। प्रति MMQ कितना 3 से 5 लाख, ये आप जरूर याद रखना कि प्लेटलेट्स की मात्रा कितना होता है 3 से 5 लाख प्रति MMQ। अब समझो इसका कॉन्सेप्ट, आपको कभी भी डेंगू हो जाए या चिकनगुनिया, क्या चिकनगुनिया हो या फिर जिक्का रोग, जिक्का बीमारी, ये तीनों बीमारी जो होता है मच्छर से होता है। किससे होता है? मच्छर से होता है। डेंगू मादा एनोफिलीज मच्छर काटता है, ठीक है ना। तो डेंगू हो जाए, चिकनगुनिया हो जाए, अच्छा वो भी गंदी जल में रहने वाला मच्छर नहीं, स्वच्छ जल में रहने वाली मच्छर काटने से क्या होता है? डेंगू होता है, ठीक है। तो अगर कभी आपको क्या हो जाए, डेंगू हो जाए या चिकनगुनिया हो जाए या जिक्का रोग, तीनों क्या है? मच्छर से फैलने वाली बीमारी है। इसका लक्षण क्या होता है? पहले लक्षण इस बीमारी का जान लो। इस बीमारी का लक्षण, बुखार आता है, सर दर्द देगा। अब बुखार आएगा तो सर दर्द देता ही है। सर दर्द देगा, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, ठीक है। जोड़ों में क्या, जैसे आपका केहूनी हो गया, ये सब भाग में जोड़ों में दर्द आता देता है, ठीक है। तो ये इसका लक्षण है कि आपका सिर दर्द देगा, बुखार आएगा, थकान जैसा, ठीक है ना, थकान, आपको हफनी आने लगेगा, थक जाओगे आप, कोई भी कार्य करो या चलते चलते भी आप थक जाओगे, ठीक है। तो ये इसका लक्षण है डेंगू या चिकनगुनिया या किसका, जिक्का रोग का, कि बुखार आएगा, सर दर्द, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, थकान होगा, ठीक है। तो ये बीमारी जब होता है तो प्लेटलेट्स की कमी होने लगता है। क्या होने लगता है? प्लेटलेट्स को प्रभावित करता है। तो इस बीमारी को होने से प्लेटलेट्स कम जाता है। क्या होने लगता है? प्लेटलेट्स कमने लगता है। और प्लेटलेट्स का जो मात्रा कितना था, 3 से 5 लाख था, तो धीरे धीरे कमते कमते आपको मान लो कि 60,000, 50,000 ऐसे आ जाता है, 50,000 प्रति MMQ, जो कि कितना था, 3 से 5 लाख था। अब इतना आ गया तो ये गंभीर समझा जाता है। क्या समझा जाता है? गंभीर स्थिति समझा जाता है। डेंगू का गंभीर स्थिति कब समझा जाता है? जब 50,000 प्रति MMQ से कम आ जाए, या 20,000, कितना, 20,000 प्रति MMQ, इससे जब कम हो जाए, इतना तक आ जाए, तो इसको अति गंभीर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अति गंभीर मतलब समझा जाता है। अब आपको बाहर से अगर ठीक होना है तो अब आपको बाहर से प्लेटलेट्स देना होगा। बाहर से क्या करना होगा? प्लेटलेट्स देनी होगी, बाहर से चढ़ानी होगी, क्या, प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ऐसा होता है कि चिकनगुनिया, डेंगू या जिक्का से, मच्छर से ये होने वाला रोग है। इसमें जब ये होता है तो क्या होता है, आपको बुखार आएगा, सर दर्द होगा, मांसपेशियां और जोड़ों में दर्द, थकान, ठीक है ना। प्लेटलेट्स की मात्रा कमी होने लगता है, इससे प्लेटलेट्स को ही ये प्रभावित करता है। प्लेटलेट्स की मात्रा 50,000 से कम हो जाता है, गंभीर 20,000 से कम, अति गंभीर। अब आप समझो कि अगर बाहर से नहीं दिया जाए तो मुश्किल होगा कि आपको बचा पाना, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति आ जाता है, अब बाहर से प्लेटलेट्स देने की आवश्यकता होती है। तो अब समझो कि जब भी प्लेटलेट्स का मात्रा कम होता है, जब प्लेटलेट्स इसकी मात्रा क्या होता है, कम होता है, तो उसे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। इसको थ्रोम्बोसाइट होता है ना इसका नाम, तो जब थ्रोम्बोसाइट का कमी होता है तो उसको कहा जाता है
साइट तो नाम ही है, तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, क्या थ्रोम्बोसाइटोपिनिया थ्रोम्बोसाइट की कमी से, मतलब प्लेटलेट्स की कमी से क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया मतलब कहा जाता है इस स्थिति को। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, जब प्लेटलेट्स कम जाता है, कहने का मतलब क्या हुआ कि आपको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो गया। ऐसी स्थिति में आपको शरीर से क्या होने लगता है, तो आपके शरीर से रक्त का स्राव होने लगता है, रक्त स्राव। हमने कहा ब्लड, ये प्लेटलेट्स कमी कब होगा, जब आपको डेंगू हो या चिकनगुनिया हो, ठीक है, चिकनगुनिया या जिका रोग, तो इसकी कमी होता है जिसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहा जाता है। इसमें रक्त का क्या होता है, स्राव होने लगता है, रक्त का क्या होता है, स्राव होने लगता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि रक्त जो है, खून जो है आपका यूरिन के रास्ता से, यूरिन जो पेशाब होता है उसके रास्ता से, या मल के रास्ता से, आप लैट्रिन पैखाने जो करने जाते हो तो यूरिन या मल के रास्ता से क्या होता है, ब्लड निकलने लग जाता है, या नाक से आपके, जब आपको ये डेंगू वगैरह होगा तो आपके नाक से ब्लड निकलने लगता है, ठीक है ना, तो ये डेंगू का लक्षण होता है। तो यूरिन मल या नाक से क्या होने लगता है, जो भी वैसा मतलब कि अंग है जहाँ से एक ये हो सकता है कि ब्लड निकलने की संभावना है, वहाँ से ब्लड आने लगता है। ठीक है, प्लेटलेट्स आपका कमी हो गया, अर्थात आपको डेंगू वगैरह हो रहा है, तो जब भी प्लेटलेट्स कमी हो रहा है, प्लेटलेट्स, तो आप वैसी स्थिति में किसी मेडिकल से एस्पिरिन दवाएं ना लें, ठीक है ना, ये विशेष आपको ध्यान रखना, नहीं तो इससे और गंभीर हालत हो सकती है। ठीक है ना, इस एस्पिरिन दवाएं, जैसे मतलब एस्पिरिन दवाएं क्या होता है, लोकल दवा जो हम लोग आमतौर पे बुखार वगैरह ये सब में खाते हैं, जैसे पैरासीटामोल, क्या होता है पैरासीटामोल, और एक होता है डोलो, ठीक है, डोलो वगैरह ये सब जो होता है इसको एस्पिरिन दवाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एस्पिरिन दवाएं। तो ये एस्पिरिन दवाएं आपको नहीं लेनी है। आपको जब भी कभी ऐसा हो कि मच्छर को काटने से डेंगू ये सब हो जाए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाए, तो आप पहले तो ऐसा आपको लक्षण लगे कि कुछ हो रहा है थकान जैसा, ठीक है ना, तो आपको चेकअप करा लेना है और पता चल जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। आप दवा इससे नहीं लो, आप किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लो, या फिर आप ये कर सकते हो घरेलू उपचार के रूप में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तरल पदार्थों का सेवन, कैसे, तरल पदार्थों का सेवन करो, ठीक है ना, तरल पदार्थों का सेवन कर सकते हो। तरल पदार्थ में आप सेवन कर सकते हो, जैसे एक होता है गिलोय का पौधा होता है, उसका डाल मतलब होता है, उसको पीस कर कूट कर या पानी में डालकर उसको खा सकते हो, उसको पी सकते हो, ठीक है ना। आप नारियल का पानी पी सकते हो, नारियल का पानी पी सकते हो। आप कीवी खा सकते हो, कीवी खा सकते हो आप, ठीक है। तो आप पपीता का जूस, पपीता का जो पत्ता होता है उसका जूस बना लो, ठीक है। नीम का जो होता है पत्ता, उसका ये रस पी सकते हो आप। तो ये सब आप उपचार कर सकते हो, ठीक है। आप इसमें हरी हरी फल ये सब खा सकते हो। आप पानी कम से कम 3 से 4 लीटर मतलब आपको पीना ही है प्रत्येक दिन, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, लेकिन जो कि मुश्किल होता है उस समय। तो नारियल का पानी पी सकते हो, कीवी, पपीता, नीम ये सब का जूस पी सकते हो। एक बकरी का दूध भी गांव घर में ये होता है कि आपको मिल जा रहा है तो आप पी लो, ठीक है। तो ये इसका कुछ घरेलू मतलब कि उपचार है, तो आप ये कर सकते हो, लेकिन आप एस्पिरिन दवाएं कभी नहीं लेना है आपको, ठीक है। क्या नहीं करना है, एस्पिरिन दवाएं आपको नहीं लेनी है, ठीक है। तो ये रहा दोस्तों, प्लेटलेट्स की कमी के कारण ये होता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स आपने समझा कि जब कभी भी किसी को क्या हो जाता है, चिकनगुनिया, डेंगू या जिका, तो उसमें क्या होने लगता है, प्लेटलेट्स की कमी होने लगता है। प्लेटलेट्स की कमी अगर 50,000 से हो गया ज़्यादा कम तो गंभीर, 20,000 से ज़्यादा तो अति गंभीर। जब 20,000 से ज़्यादा कम हो जाता है, 20,000 से भी कम होने लगता है, तो अब बाह्य रूप से, बाहरी से प्लेटलेट्स को आपको चढ़ाना पड़ता है, ठीक है। अब बाह्य रूप से प्लेटलेट्स चढ़ाना पड़ता है। जब पूरी तरह से कमी हो जाता है तो प्लेटलेट्स की कमी होता है, उसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बोला जाता है, जिसमें क्या होता है, रक्त का स्राव होने लगता है, शरीर से रक्त निकलने लगता है, ठीक है।
तो ये होता है दोस्तों प्लेटलेट्स की भूमिका। प्लेटलेट्स की कमी से रोग प्रभाव शरीर पर ये पड़ता है। अब हम देखते हैं कि कहने का मतलब अगर अभी भी आपका अगर आप कुछ कोई काम कर रहे हो, आपको आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपको लगता है बैठ के पढ़ने में क्या होता है कि आप थकान आ जाता है, लगता है कि तकिया को 2-4 बार लपेट करके उस पर ऐसे मतलब हाथ रख के ये सो के पढ़ें, ऐसे तो आप में बहुत जल्द थकान ये सब आ रहा है, आपको किसी भी चीज़ के प्रति उतना रुचि नहीं आ रही है, तो आप समझो कि हमारे अंदर प्लेटलेट्स की कमी तो है ही, ठीक है ना। तो उसमें आप ये सारी चीज़ों का सेवन कर सकते हो, पपीता का ये और नीम ये सब, मतलब कि तो ये तो आप आमतौर पे नहीं लोगे, लेकिन आप फल कीवी वगैरह ये सब ले सकते हो, नारियल का पानी ये पी सकते हो, ठीक है, बकरी का दूध, तो ये होता है दोस्तों, ठीक है। तो आप आगे देखो कि रक्त का जमना क्या होता है। अब इसका काम हमने क्या समझा कि प्लेटलेट्स का जो कार्य होता है रक्त का जमाना, क्या करना, रक्त का जमाना। तो रक्त का जमना कहने का मतलब ब्लड क्लॉटिंग, CLOTTING, ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। तो आप समझो कि जब भी कभी आपका चोट लगे चोट लगेगा, तो चोट लगने के ठीक बाद आप समझो चोट लगा और किसी स्थान से यहाँ से मानो कि ब्लड निकलने लगा, तो 2 से 5 मिनट, चोट लगा ब्लड निकलने लगा, उसके ठीक 2 से 5 मिनट के बाद रक्त जो है मतलब कि थक्का बन जाता है। रक्त क्या हो जाता है रक्त का थक्का बन जाता है। कहने का मतलब अब रक्त स्राव होना आपके शरीर से रुक जाएगा, ठीक है। ये जो रक्त थक्का बना, इसमें जो प्रमुख भूमिका किसका है, तो इसी प्लेटलेट्स का है। रक्त को जमाने में, थक्का बनाने में जो भूमिका है, जो पपड़ी पड़ जाता है आपके ये जिस भाग पे चोट लगता है, तो उसमें मुख्य भूमिका जो है वो किसका है, प्लेटलेट्स का ही है। किसका है, प्लेटलेट्स का, ठीक है। तो इसकी मुख्य भूमिका किस में है, तो रक्त का थक्का बनना। कितना से कितना मिनट में हो जाता है, 2 से 5 मिनट के बीच आपका रक्त का थक्का बन जाता है। लेकिन प्लेटलेट्स के साथ साथ कुछ अन्य सहायक भूमिका भी होता है, मतलब कुछ अन्य पदार्थों का भी भूमिका होता है। किसमें, तो रक्त का थक्का बनाने में। तो हमने क्या कहा, रक्त का थक्का बनना, जब भी चोट लगता है 2 से 5 मिनट में आपका जो रक्त का स्राव होता है वो रुक जाता है, ठीक है, अर्थात रक्त का थक्का बन जाता है। इस रक्त का थक्का बनाने में जो मुख्य भूमिका होता है किसका होता है, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स का होता है, लेकिन कुछ अन्य सहायक भूमिका भी होता है। वो अन्य सहायक भूमिका क्या है वो अब हम देखते हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों रक्त का थक्का जमना, ठीक है, या थक्का बनना का चरण। तो आप देखो कि रक्त का थक्का बनने का चरण, ठीक है, रक्त का थक्का बनने का चरण या स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे इसको कि रक्त का थक्का कैसे कैसे बनता है। हो सकता है थोड़ी आपको मुश्किल इसमें लगे कुछ, लेकिन कोई वैसी बात नहीं। तो चरण प्रथम आप देखो, चरण पहला, इसमें मानो कि आपको चोट लगा, ठीक है ना, आपको ये हाथ में मान लो कि आपको क्या हुआ है, चोट आपको लग गया, ठीक है, आपको क्या हुआ है, चोट लग गया। यहाँ पे आपको चोट लगा, यहाँ से आपका रक्त का स्राव हो रहा है, ये चोट का स्थान है, चोट का स्थान, यहाँ पे आपको चोट लगा है। अब यहाँ से क्या होने लगेगा, रक्त का स्राव होने लगेगा, मतलब रक्त निकलने लगेगा, तो रक्त का स्राव होगा, ठीक है, रक्त का स्राव होगा, रक्त निकलने लगेगा। तो ये जो ब्लड आपका रक्त निकलेगा, क्या रक्त निकलेगा, इसमें क्या क्या निकलेगा, तो आप देखो इसमें RBC होगा, ठीक है ना, RBC होगा। वो और बात है कि रक्त प्लाज्मा भी होगा, साथ साथ में क्या होगा, RBC होगा, WBC होगा, और क्या होगा, और एक
प्लेटलेट्स होगा, प्लेटलेट्स यही होगा, ठीक है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, तो ये निकलेगा आपका ब्लड से। ये जो प्लेटलेट्स है या इसी को क्या कहा जाता है, थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट है। ये थ्रोम्बोसाइट जो है हवा के साथ जुड़ जाएगा। जब आपका यहाँ चोट लगा, यहाँ से ब्लड निकल रहा है, तो इसमें क्या है, आपका वायुमंडल से हवा इस पे जाएगा, तो हवा के साथ जुट जाएगा। हवा या एयर, हवा या एयर इंग्लिश में इसको बोला जाता है। तो एयर के साथ क्या होगा, जुट जाएगा, और ये जो बनाएगा हवा के साथ अभिक्रिया करके, हवा के साथ जुट करके, तो उसको कहा जाएगा थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या, थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है दोस्तों, तो हवा में जब थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स मिलता है, ये सब कुछ नहीं करेगा। रक्त का थक्का बनने में आरबीसी डब्ल्यूबीसी नहीं, प्लेटलेट्स ही क्या करता है, हवा से जुटता है। यहाँ पे हवा होगा तो हवा से जुटेगा, और क्या बनाता है थ्रोम्बोसाइट, जब हवा से जुटता है थ्रोम्बोसाइट, तो थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो चरण फर्स्ट क्या हुआ कि हवा से जुट गया थ्रोम्बोसाइट और थ्रोम्बोप्लास्टिन बना लिया। अब चरण दूसरा देखो, स्टेप सेकेंड में आप देखो, चरण दूसरा में क्या होता है कि थ्रोम्बो जो प्लास्टिन है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये दोस्तों जुटता है प्रोथ्रोम्बिन। ब्लड में क्या पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन भी पाया जाता है, ठीक है। जो कि प्रोथ्रोम्बिन हमने आपको अच्छा, प्रोथ्रोम्बिन आपको हम कब बताए होंगे, जब आपको हम बता रहे होंगे क्या, तो जब हम आपको बता रहे होंगे रक्त प्लाज्मा, ठीक है, वहाँ पे। तो ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किसके साथ जुट जाता है, तो ये प्रोथ्रोम्बिन के साथ जुटता है। किसके साथ, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। साथ साथ में विटामिन के, क्या दोस्तों, तो विटामिन के भी जो होता है वो रक्त को थक्का बनाने में क्या लगता है, भूमिका निभाता है। उपस्थिति में, कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, इसको लिख लो आप, कैल्शियम आयन, कैल्शियम आयन, ठीक है। इस पर चार्ज है तो उसी को आयन बोला जाता है, प्लस प्लस जो है तो वो आयन है। तो जब भी दूसरा स्टेप में क्या होता है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जुटता है प्रोथ्रोम्बिन से, विटामिन के भी होता है साथ में, और किसके उपस्थिति में, तो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में, तो थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, प्रोथ्रोम्बिन से क्या बन जाता है, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बोसाइटोपिन मतलब थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन, विटामिन के की उपस्थिति में और किसके, कैल्शियम आयन में, तो ये थ्रोम्बिन बनाता है। क्या बनाता है, थ्रोम्बिन बनाता है। तो दूसरा स्टेप में क्या बन गया दोस्तों, तो थ्रोम्बिन बन गया। अब स्टेप तीसरा देखो, चरण 3 में, तीसरा चरण में क्या होता है कि जो थ्रोम्बिन है, थ्रोम्बिन वो फाइब्रिनोजेन से जुड़ता है। ये फाइब्रिनोजेन कहाँ पाया जाता है, रक्त प्लाज्मा में, ठीक है ना। तो ये वहाँ जो रक्त प्लाज्मा हम बता रहे थे, तो वहाँ पे जो हमने कहा था कि कुछ जो होता है 7 से 8% प्रोटीन पाया जाता है, जिसमें से एक क्या होता है, ये फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होता है, जो कि रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद। तो यही थ्रोम्बिन जो बना किससे, थ्रोम्बोप्लास्टिन और ये प्रोथ्रोम्बिन से मिलकर जो थ्रोम्बिन बना, तो थ्रोम्बिन के साथ अब फाइब्रिनोजेन जो कि किस में पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा में, तो उसके साथ जुटता है। और उसके साथ जुटकर दोस्तों साथ में कैल्शियम आयन यहाँ भी रहता है, ठीक है। क्या रहता है, कैल्शियम आयन। तो इसके साथ जुट कर के हमने ये भी बता रखा है ना जी कि प्लाज्मा में, जो रक्त प्लाज्मा है उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ हो। तो जो कार्बनिक और अकार्बनिक, तो कैल्शियम, फेरस, ये सब भी पाया जाता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम है, तो ये रक्त प्लाज्मा में पाया जाता है। तो ये क्या करता है, तो ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन मिलता है एक साथ, तो फाइब्रिन का निर्माण होता है। क्या होता है, फाइब्रिन का निर्माण होता है दोस्तों। ये जो फाइब्रिन है ना, वो इस प्रकार से जालीनुमा होता है। क्या होता है, ये जालीनुमा संरचना, समझो कि जहाँ पे चोट लगा ना, इस स्थान पे ऐसे जालीनुमा संरचना बन जाता है। अब जब चौथा चरण आप देखो, चरण 4, ये क्या बन गया, तो फाइब्रिन बन गया। तो फाइब्रिन क्या है, एक जाल है। क्या है दोस्तों, फाइब्रिन एक जाल है। क्या है, तो एक जाल है।
ये जाल क्या करता है, अब जब निकलेगा शरीर के आंतरिक भाग से क्या, खून, तो बाहर रूप में यहाँ पे जो जाल फंसा है, यहाँ पे ये जाल क्या करेगा, WBC रहे या RBC रहे, उसको क्या करेगा, तो RBC रहे या WBC इसको फंसा लेता है, ठीक है, इसको फिर बाहर नहीं निकलने देता। तो इसको क्या कर लेता है, अपने इस जाल में फंसा लेता है और इस प्रकार से यहाँ पे एक पपड़ी बन जाता है। जहाँ चोट लगता है ना, वहाँ पे क्या बन जाता है, तो रक्त का यहाँ पे पपड़ी बन जाता है, ठीक है। ये जाल से फिर क्या बन जाता है, जब RBC WBC को फंसा लेता है तो यहाँ पे पपड़ी बन जाता है। इसी को कहा जाता है रक्त का थक्का बनना। क्या, रक्त का थक्का बनना। तो आपने क्या देखा, रक्त का थक्का बनना में किसका मुख्य योगदान है, मुख्य योगदान तो क्या है, तो ये प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट का ही है, क्योंकि यही पहले जो है हवा से जुटकर थ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण करता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोथ्रोम्बिन से जुटता है, विटामिन के भी होता है, ठीक है, और कैल्शियम आयन। तो जब ये जुटता है तो थ्रोम्बिन जब फाइब्रिनोजेन जो कि किस में पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा, उससे जुटता है तो फाइब्रिन। अब फाइब्रिन जो है एक जाल बन जाता है, यहाँ पे चोट लगा, यहाँ पे फाइब्रिन का एक जाल बन गया फाइब्रिन नाम के, ठीक है। ये जाल अब जब अंदर से बहेगा खून तो उसमें से जो आपका RBC है WBC है इस प्रकार से फंस जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा, यहाँ पे जम जाएगा और क्या होता है, एक पपड़ी बन जाता है। उस पपड़ी पर ही मतलब कि अंदर से क्या हो जाता है, एक श्वेत, पहले तो आपका चमड़ा आ जाता है, ठीक है, त्वचा श्वेत। अगर आप उसको उखाड़ोगे तो देखोगे श्वेत त्वचा होता है। अगर उखाड़ दिया आप तो फिर से वहाँ पे से ब्लड आने लगेगा। 2-4 दिन के बाद वो क्या होता है, आपके स्किन के तस्तीन में आपके इस कलर में आ जाता है, मेलानिन इसमें भर जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों रक्त का थक्का बनता है। अब क्वेश्चन आता है यहाँ से कि रक्त का थक्का बनने में किसकी किसकी भूमिका है, कौन कौन से कारक है जो रक्त के थक्का बनने के लिए जिम्मेदार है। तो देखो आपका हवा है, प्लेटलेट्स तो है ही, हवा है, विटामिन के है, कैल्शियम है, प्रोथ्रोम्बिन है, ठीक है, और थ्रोम्बिन है, फाइब्रिनोजेन है। तो आज तक जो परीक्षा में पूछा है, क्या है क्वेश्चन कि आप देखो तो रक्त का थक्का बनाने के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन है, जिम्मेदार कारक तो कौन कौन है दोस्तों। तो इसके लिए अगर मुख्य रूप से जो परीक्षा में पूछा जाता है वो आप देखो तो पहले तो थ्रोम्बोसाइट है, थ्रोम्बोसाइट, इसी थ्रोम्बोसाइट को क्या बोला जाता है, प्लेटलेट्स भी बोला जाता है, ठीक है। और दूसरा आप देखो विटामिन के है, क्या है, विटामिन के। तीसरा आप कैल्शियम आयन है, क्या है, कैल्शियम आयन है, कैल्शियम आयन। चौथा हवा, क्या है, हवा या एयर, ठीक है ना। फाइब्रिनोजेन है, क्या है, फाइब्रिनोजेन। तो इतना आप याद रखोगे तो यहाँ से क्वेश्चन एक बन जाएगा, आएगा तो, ठीक है। तो थ्रोम्बोसाइट है, विटामिन के, कैल्शियम आयन और ये हवा और फाइब्रिनोजेन है जो कि रक्त को थक्का बनाने का कार्य करता है, ठीक है। आप सोचो कि ये तो जब कटा तब ठीक है, हमारे रक्त नलिका में जो नस और शिरा होता है, शिरा नस और वाहिनियाँ होता है, उसमें जो रक्त बहता है दोस्तों, तो उस समय रक्त का थक्का मतलब क्यों नहीं बन जाता, वहाँ इसके नस के अंदर क्यों नहीं बनता है। तो रक्त को थक्का बनने से जब हमारे शरीर में जब रक्त प्रवाह होता है, रक्त का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, यहाँ से रक्त का प्रवाह हो रहा है, ठीक है ना, ये नस से। तो यहाँ पे रक्त का थक्का क्यों नहीं बन रहा, नसिए में जम जाता है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। तो यहाँ पे जब रक्त का प्रवाह हो रहा है तो रक्त का थक्का नहीं बन रहा, तभी ना प्रवाह हो रहा है, रक्त का थक्का नहीं बन रहा। इसका क्या कारण है कि इसका कारण है कि ब्लड में, किसमें, ब्लड में हिपैरिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हिपैरिन पाया जाता है। हिपैरिन को एंटी ब्लड क्लॉटिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। कहने का मतलब हुआ कि ब्लड को थक्का बनने से रोकने वाले कारक, क्या, रक्त को थक्का बनने से रोकने वाले कारक, मतलब कि रक्त को जमने नहीं देता है, उसको पतला करके कौन रखता है, तो हमारे ब्लड में क्या पाया जाता है,
हिपैरिन पाया जाता है। तो एंटी ब्लड क्लॉटिंग कारक कौन हो गया? रक्त को थक्का बनने से रोकने वाला कारक को क्या कहा जाता है? हिपैरिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हिपैरिन। ये आप नोट में लिख लेना, ठीक है। दूसरा नोट आप देखो कि आपको जो लीच काटती है, जोक जब लटकती है तो जोक आपको समझो कि आपके किसी भाग में ये जोक यहाँ पे आपका ये जोक लटक गई। तो ये जोक जो लटकी तो यहाँ से ब्लड को चूसने लगेगी, ठीक है ना। जोक या इसी को क्या बोला जाता है? लीच बोला जाता है, ठीक है। तो लीच या जोक जो चूसती है किसी भी अंग पे आपका ये अटैक किया, अब वहाँ से ब्लड चूसने लगता है। तो ब्लड जब चूसता है ना तो यहाँ तो ब्लड बाहर निकल रहा है, तो ये ब्लड जो यहाँ से निकल रहा है तो ये कुछ देर के लिए हवा से तो संपर्क बना लेगा। हवा से हमारा जिस अंग पे ये जोक गया है, लटका हुआ है, तो वहाँ हवा तो जाएगा ही। तो हवा से संपर्क क्या कर लेगा? बना लेगा। तो हवा से संपर्क बना लेगा तो वहाँ पे ब्लड क्यों नहीं क्लॉटिंग कर जाता है? जोक देखो, मतलब कि अगर जोक लटक गया तो वो वैसे ही बहुत देर तक रह जाता है, वहाँ पे ब्लड क्यों नहीं क्लॉट कर रहा? क्योंकि जोक में आप समझो, भगवान जानते थे कि ब्लड में अगर ब्लड ये चूसेगा किसी भी व्यक्ति के तो वो हवा से संपर्क में आएगा थर्मोप्लास्टिन और थर्मोसाइट और थर्मोप्लास्टिन बनाएगा। उस प्रकार से 2 से 5 मिनट में क्या हो जाएगा? ब्लड उसका जम जाएगा, तो ये चूस नहीं पाएगा। जिसके लिए इसके अंदर एक प्राकृतिक रूप से एंटी ब्लड क्लॉटिंग, मतलब ब्लड को थक्का बनने से रोकने वाले कारक को इसके अंदर भर दिया भगवान ने। किसके अंदर? तो ये जोक के अंदर, जिसको बोला जाता है हीरोडीन। क्या बोला जाता है? हीरोडीन। तो ये क्या है? हीरोडीन क्या है दोस्तों? तो जोक में एक प्राकृतिक पेप्टाइड है जो कि जोक में पाया जाता है। एक क्या है? प्राकृतिक रूप से ये प्राकृतिक पेप्टाइड, या मतलब कि एक लार इसमें होता है, ठीक है ना, जो कि इसको छोड़ते रहता है तो वो हमारा ब्लड क्लॉट नहीं कर पाता है, जम नहीं पाता है, जिससे ये लगातार चूसते रहता है। ये क्या है? तो ये एंटी ब्लड क्लॉटिंग है। क्या है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग कारक, एंटी ब्लड क्लॉटिंग मतलब ब्लड को जो थक्का नहीं बनने दे कारक। जैसे हमारे शरीर में जब प्रवाह होता है तो हिपैरिन नहीं थक्का बनने देता है, जब बाहर निकलता है जोक जब चूसता है तो ये हीरोडीन इसमें पाया जाता है जो कि रक्त थक्का बनने नहीं देता और लगातार ये चूसते रह जाता है। कभी कभी तो क्या होता है, बहुत ऐसा केस हमने आया है कि कोई बच्चा, मतलब कि समझो कि भैंस जो होता है जो पानी में चला गया तो आप ढेला मारो तो वो एकदम आराम से देखेगा, मुस्कुराएगा, अभी कहाँ निकलेंगे, ठीक है। तो निकालने जाता है तो जोक लटक जाता है। कभी कभी छोटा छोटा जोक इतना होता है जो लटक जाता है तो पता नहीं चलता है, तो जाके कुछ लोग में ऐसा, बहुतों लोग में देखने को मिला है कि वो सो गया, सवेरे उठता है तो वो मरा हुआ, मतलब उसमें जोक लटक गया, उसका पूरा खून दोस्तों चूस लिया। ऐसा मतलब कि मिला है देखने को, ठीक है ना। तो इस प्रकार से खून ही नहीं रहेगा और उसको पता ही नहीं चलेगा। या तो आप कभी कभी देखो किसी व्यक्ति में जब रात में सोता है, सवेरे उठेगा तो पूरा एकदम शरीर पे लंबा चिन्ह पड़ जाता है, ठीक है। तो वो जोक ही होता है एक प्रकार के, जो कि ब्लड को चूसता है, ठीक है। तो उसमें क्या पाया जाता है? हीरोडीन पाया जाता है। हीरोडीन जो कि ब्लड क्लॉटिंग होने से, ब्लड को थक्का जमने से रोकता है, ठीक है। तो ये रहा ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित बातें दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसमें बताया कैसे ब्लड क्लॉटिंग करता है, कौन कौन कारक जिम्मेदार है उसके लिए, कौन जो है ब्लड को क्लॉटिंग नहीं करने देता है हमारे शरीर में, तो क्या होता है? हिपैरिन होता है। और जोक में क्या होता है? तो हीरोडीन। यही जो जोक है ना, एक लीच थेरेपी होता है दोस्तों। लीच थेरेपी क्या होता है? जिसको गठिया रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? गठिया रोग हो जाता है। गठिया रोग क्या होता है? तो जो गठिया रोग होता है ना, गठिया रोग क्या होता है? तो ये रोग होता है कि आपको ये मांस में दर्द, पैर के जहाँ जोड़ा है, यहाँ पे केहनी, ये सब में क्या होता है? काफ़ी जोड़ों में दर्द देने लगता है। क्या होता है कि ब्लड गंदा हो जाता है, बहुत सारा ब्लड क्या होता है, कुछ भाग का ब्लड गंदा हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों? तो ब्लड गंदा, रक्त क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो गंदा होकर किसी जगह पे मतलब कि वो रुक जाता है। तो जब ये ब्लड गंदा हो जाता है
तो उसको लीच थेरेपी के द्वारा भी ठीक किया जाता है। लीच थेरेपी क्या होता है कि आप समझो कि आपका पैर में ब्लड कुछ है वो गंदा है, ठीक है ना, तो यहाँ पे लीच 2 4 5 10 गो यहाँ पे लीच यानी जोक को मतलब लटका देगा, ठीक है। ये जोक जो है इसको प्रशिक्षित किया जाता है, इसको पढ़ा लिखा दिया जाता है कि आप तुमको गंदा खून ही चूसना है, ठीक है ना, तुमको सही वाला खून नहीं चूसना है, ठीक है। तो ये जब जाएगा तो ये गंदा खून को चूस लेता है, ठीक है, कौन, लीच। इसी को लीच थेरेपी कहा जाता है। इस प्रकार से गठिया रोग क्या होता है, सही हो जाता है, ठीक है। तो सोचो कितनी भयावह स्थिति होगा। तो ये रहा दोस्तों आपका ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड को थक्का बनना हमारे शरीर में क्या है, ज़रूरी होता है, ठीक है। तो ये रहा आपको समझो कि ब्लड अगर हमारे शरीर के अंदर भाग में ही ब्लड क्लॉटिंग कर जाएगा नस में, तो क्या होगा, नस में जाम लग जाएगा और फिर आने अगला भाग से ब्लड नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से दिक्कत होता है हार्ट में। इसके कारण क्या होता है, जब हार्ट हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताएंगे ब्लड क्लॉटिंग से हार्ट अटैक भी आ जाता है, ठीक है। कोरोना जो वायरस हुआ था उस समय ब्लड पूरा पतला हो गया था, ब्लड क्लॉट ही नहीं कर पा रहा था, ठीक है। ब्लड क्या नहीं कर पा रहा था, क्लॉट नहीं कर पा रहा था। तो वो सब हम देखेंगे आगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा, एक और इसमें बीमारी होता है ब्लड क्लॉटिंग से संबंधित, जिसको कहा जाता है हीमोफीलिया। क्या, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या है दोस्तों, हीमोफीलिया एक अनुवांशिक बीमारी है। क्या है, अनुवांशिक मतलब क्या होता है कि वंशज से चलता है, ठीक है ना, उसके माता का फिर उसके ऐसे। इस बीमारी का मतलब कि इस बीमारी में जो होता है, इस बीमारी में एक्स गुणसूत्र, कौन सा गुणसूत्र, एक्स। देखो महिला में कितना, मादा में क्या होता है एक्स और एक्स, और मेल में क्या होता है, पुरुष में क्या होता है एक्स और वाई। तो ये जो हीमोफीलिया है उसमें एक्स गुणसूत्र जो होता है, कौन सा गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र प्रभावित हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रभावित मतलब खराब हो जाता है। कौन सा गुणसूत्र, तो एक्स गुणसूत्र, एक्स गुणसूत्र इसमें प्रभावित हो जाता है। आप समझो कि एक्स गुणसूत्र, तो फीमेल में तो एक्स एक्स दोनों है और मेल में क्या है एक्स और वाई दोनों है, ठीक है। तो इसका जो वाहक होता है, मतलब कि वाहक के मतलब क्या होता है, वाहक के मतलब वही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संतान में ये करना। तो इसका जो प्रमुख वाहक होता है वो फीमेल होता है, मेल नहीं। कौन होता है, फीमेल। फीमेल इसका, इस हीमोफीलिया का वाहक कौन होता है, फीमेल होता है। पुरुष केवल इससे प्रभावित होता है। पुरुष क्या होता है, प्रभावित मतलब पुरुष के पास ये बीमारी है तो उससे अगला संतान के पास नहीं जाएगा, लेकिन मादा के पास है तो वो जा सकता है, ठीक है। तो पुरुष प्रभावित केवल हो सकता है हीमोफीलिया से, अगर उसके माता का है तो उससे हो सकता है, ठीक है। लेकिन पुरुष वाहक के रूप में नहीं बन सकता है, पुरुष वाहक नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि इसमें एक्स और वाई दोनों। तो एक अगर गुणसूत्र प्रभावित है तो आप समझो कि ये केवल प्रभावित है, दोनों होता है तो वाहक हो जाता है इस प्रकार से, ठीक है। तो वाई तो इससे प्रभावित होता ही नहीं। तो बस आप ज़्यादा नहीं, कुछ इतना याद रखना कि हीमोफीलिया जो है एक अनुवांशिक बीमारी है। इसे शाही बीमारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शाही बीमारी। शाही मतलब राजाओं से मतलब ये बीमारी आया, शाही रोग कहा जाता है। क्या, शाही रोग। ये बीमारी सबसे पहले दोस्तों जो हीमोफीलिया है वो महारानी, ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया के हुआ था। हीमोफीलिया सबसे पहले ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया को हुआ था। किसको, विक्टोरिया को हुआ था। ब्रिटेन के महारानी किसको, विक्टोरिया को हुआ था। कौन सा बीमारी, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया बीमारी से क्या होता है, एक्स गुणसूत्र प्रभावित होता है। इसका जो वाहक होता है वो मादा होता है, और इसका प्रभावित, वाहक और प्रभावित दोनों मादा, लेकिन पुरुष केवल इससे प्रभावित होता है, इससे ग्रस्त हो सकता है, ठीक है। ये बीमारी केवल पुरुष को हो सकता है, पुरुष से अगला संतान में नहीं जा सकता है, ठीक है। वो किससे जाता है, मादा से जाता है, ठीक है। कौन सा बीमारी, हीमोफीलिया बीमारी। सबसे पहले किसको हुआ था, तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को सबसे पहले ये बीमारी हुआ था। फिर विक्टोरिया से ही पूरा दुनिया में ये फैला है दोस्तों। कैसे, तो आप समझो, ब्रिटेन की महारानी जो विक्टोरिया थी, इसकी शादी स्पेन के राजकुमार से होता है, स्पेन के राजकुमार से। इस प्रकार से
राजघराना में ये बीमारी फैल जाता है, स्पेन के राजघराना में, ठीक है ना। स्पेन के राजघराना के कुछ लोग आम लोग से भी शादी ब्याह कर लेता है, ठीक है। जब आम लोग से शादी ब्याह कर लेता है तो उसमें आम लोगों में प्रवाह फिर हो जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि ब्रिटेन से लोग अंग्रेज़ भारत आता है। अंग्रेज़ कहाँ आता है? भारत आता है। तो कुछ लोग के हुआ रहता है, तो राजघराना परिवार से आम लोग से जो होता है, मतलब कि जो राजघराना परिवार से था भारत आया, तो वो भी कुछ आम लोगों से शादी किया। इस प्रकार से मतलब कि पूरे भारत में भी ये क्या होता है? फैलता है, ठीक है। तो कहाँ से हुआ? तो महारानी विक्टोरिया को हुआ। उसका शादी किससे हुआ? स्पेन के राजकुमार से, फिर आम जनता से। जैसे अब राजघराना का ही है तो किसी से वो ब्याह किया, फिर धीरे धीरे आम लोगों में छनकर उसी प्रकार से बीमारी ये आ गया, ठीक है। हीमोफीलिया में होता क्या है? तो हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, रक्त थक्का नहीं बन पाता है। अगर आपको कभी चोट लग जाए, कुछ हो तो ब्लड प्रवाह होते ही रह जाता है, वो रुकता नहीं है। तो इसी को क्या कहा जाता है? हीमोफीलिया। जैसे महिला में क्या होता है? अब महिला में ऐसा देखने को मिल सकता है, अगर महिला को क्या हो, मासिक चक्र, ठीक है, मासिक धर्म जब आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, ठीक है, तो उस समय अगर महिला में 2 से 4 दिन मतलब ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है तो समझो कि हीमोफीलिया चेक कराना है या उससे संबंधित कुछ हो सकता है, वैसी संभावना होता है, ठीक है। अगर नहीं रुक रहा है ब्लीडिंग होना तब, ठीक है। तो ये रहा हीमोफीलिया से संबंधित बातें। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अब रक्त से संबंधित हमने पूरी जानकारी ले लिया। अब हृदय हम देखेंगे अगली क्लास में, रक्त का परिसंचरण कैसे होता है, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।